हे एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आ गए हैं हमारे मोस्ट अवेटेड रिवीजन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर कैपिटल गेन। ठीक है, तो मैम इसको आप अवेटेड क्यों बोल रहे हो? अवेटेड इसलिए बोल रहे हैं कि पहले जो आपका कैपिटल गेन 6 पेज या 7 पेज में कवर होता था, उसको हमने सबको मिला के सिर्फ और सिर्फ 5 पेज में आपका पूरा कैपिटल गेन जो है वो समअप कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 5 पेज में आपको कैपिटल गेन जो है वो रिवाइज हो जाने वाला है, वो भी कंप्लीटली चार्ट फॉर्म में। ठीक है, चार्ट फॉर्म में हमने पूरे कैपिटल गेन को कनेक्ट कर दिया है एक साथ, सारे डॉट्स को एक साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली फॉर योर रिविजन पर्पस। नाउ योर कैपिटल गैप चार्ट्स हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, और काफी चेंज हो गया, पहले के जो चार्ट्स थे और अभी के जो चार्ट्स थे उसमें काफी चेंजेस जो आ चुके हैं। तो इन केस यू हैव परचेज्ड आवर नोट्स और आपका पुरानी अगर आपके पास बुक है और अगर आपके पास नई बुक नहीं आई है, देन यू कैन आस्क अस फॉर द पीडीएफ। और अभी जो हम क्या बोलते हैं, जिसको भी बुक शिप करेंगे तो साथ में एक एक्स्ट्रा पीडीएफ जो है कैपिटल गेन चैप्टर का उनके साथ चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर चैप्टर कॉल्ड एज कैपिटल गेन। एक चीज हमने और सोची है, क्या बोलते हैं, चार्ट बुक को लेके, वो ये सोचा है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था बेसिक, जो 2 पेज में कवर होता था। रेसिडेंशियल स्टेटस जो था वो 1 पेज में होता था। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 1 पेज में होता था। तो इसमें ना हम लोग को एक मेन चीज लगती थी कि व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो उसकी जो एक अलग से शीट हम बनाते थे ना कि इसको नोट्स को अलग से पढ़ना है करके, तो हम सोच रहे हैं कि तीनों का मिला के एक पेज जो है वो चार्ट बुक में इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि एक साइड आप टैक्स रेट पढ़ लो, दूसरे साइड में आपकी स्टेप कि आपको क्या सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपके लिए ना वो एक कंप्लीट कॉम्बो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट ऑफ जो चार्ट बुक्स आपके पास जो आएंगी वो कंप्लीटली क्या बोलते हैं, अपडेटेड और अमेंडेड आएगी, जिसमें आपको सारे क्या बोलते हैं, एक तो 1 पेज एक्स्ट्रा। हाँ, तो अगर आपके पास, तो बेसिकली 2 चेंजेस है मैम। कई लोग अगर पहले बुक परचेज कर चुके तो उनको लगेगा मैम हमारी बुक तो चेंज हो गई या हमको वो वाली बुक नहीं मिली, तो यू कैन आस्क अस फॉर द पीडीएफ। तो 2 ही पीडीएफ में चेंज है, एक तो एक्स्ट्रा पीडीएफ ऐड कर रहे हैं किस रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के बाद एक पीडीएफ ऐड हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप वे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, और एक जो सेकंड पीडीएफ जो चेंज होगा वो है कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ना, ज्यादा देर ना करते हुए पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं किसका, पेज नंबर 1 का, दैट इज योर कैपिटल गेन। तो एक साइड में हमने रखा है जो डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चार्जिंग सेक्शन कैपिटल एसेट, और ये है आपका नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। फिर यहाँ पर हमने टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन में अगर टैक्स कैसे लगता है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, एसेट की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या होता है, तो वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है, तो ये है आपका क्या बोलते हैं, फिर लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है, तो फिर आगे जो है वो टैक्सेशन कैसे होगा, ये आपका पेज नंबर 1 है। तो पेज नंबर 1 कवर्स एवरीथिंग, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, पेज नंबर 1 जो है वो कवर करता है कि कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हो, कैपिटल गेन में कितने केसेस हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 केसेस हो सकते हैं कैपिटल गेन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो सेकंड पेज इज कंप्लीटली अबाउट टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग सेल कर रही हूँ तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या प्रोविजन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बस एप्लीकेबल होते हैं। तो जनरल केस ना शेयर सिक्योरिटी वाला 1 पेज में कवर हो गया है, तो सारे शेयर सिक्योरिटी जितनी भी चीजें हैं वो पेज नंबर 1 में कवर हो गई है। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पूरा पोर्शन है कि जितना उसमें इंडेक्सेशन होता है, ये सारी चीजें, तो कंप्लीटली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेशन, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, बच्चे ना थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में 50C लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा एफएमवी नहीं ले सकते। ऐसे कुछ प्रोविजन जो है फिर वो आते रहते हैं। ठीक है, और इंडेक्सेशन से पहले क्या होगा, इंडेक्सेशन के बाद क्या होगा, तो ये कंप्लीटली रिलेट करता है किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। उसके बाद पेज नंबर 3 जो है उसमें हम लोगों ने अब जो आगे जो बैलेंस केसेस है जो कैपिटल गेन में डील होते हैं उससे स्टार्ट किया। अब से पहला सेक्शन 47 सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। उसके बाद जो 3 केसेस होते हैं जिसमें एक्सेप्शन टू सेक्शन 48
48, ठीक है, कि सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन का जो एक्सेप्शन में 3 केस डील हुआ है, तो ये तीनों केस जो है वो यहाँ डील हो चुके हैं। और उसके बाद एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन जो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर अब दिया हुआ है ऑल योर केसेस, जो कि स्पेशल केसेस है कैपिटल गेन के, जैसे कि 50B स्लम सेल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो ये वाला जो केस है वो पूरा 50B, इस साइड का 50B है, ठीक है। फिर 55A रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये भी एक सेपरेट पॉइंट है, सेपरेट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो रखा है। फिर आपको कैपिटल गेन फॉर नॉन रेसिडेंट्स की, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंट्री में परचेस करते हैं, उस पर सेपरेट क्वेश्चन है, तो वो सेपरेट रखा है। फिर लिक्विडेशन जो है वो सेपरेट टैक्सेशन है, तो उस पर सेपरेट रखा है। और बायबैक जो है वो एक सेपरेट केस है, तो वो सेपरेट रखा है। इसको हम एक काम करें कि बॉक्स भी अलग अलग कलर से बॉक्स कर देंगे, तो हमको समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 केसेस का कॉन्सेप्ट, जो 5 अलग अलग केसेस पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर डील कर दिया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर एग्जेम्पशन, ठीक है, कि यहाँ पर आपका एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन, तो ये आपका लास्ट, और सिर्फ 5 पेजेस में हमने आपका कैपिटल गेन जो है वो कवर कर दिया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के प्रोसीड करते हैं टू आवर फर्स्ट पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। ना, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि वो सेक्शन आपको बताती है कि कौन सी इनकम जो है वो यहाँ चार्ज होगी या नहीं होगी। तो क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो किससे हो रहा है बेटा? ट्रांसफर। तो एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कैपिटल एसेट का होना चाहिए। शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो आपको पढ़ाई गई है। दूसरा क्या है आपका? कैपिटल एसेट, ठीक है। तो कैपिटल एसेट का मतलब कैपिटल एसेट की भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफर होगा और कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो उस केस में ही कैपिटल गेन लगेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन ही बोलता है भाई कि ट्रांसफर होना भी जरूरी है और कैपिटल एसेट भी होना जरूरी है, तभी कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे किसकी? कैपिटल एसेट की। अब एक चीज ध्यान रखना कि हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन को चार्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मेन आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है। और अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो यू ऑलरेडी नो ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट। तो ये बहुत ही जनरल और बेसिक बात है, ठीक है। तो बहुत जनरल बेसिक बात है, क्वेश्चन में कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि ट्रांसफर की डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तो इसीलिए हमने ट्रांसफर को यहाँ पर नहीं रखा है। कैपिटल गेन यूजुअली जो है वो क्वेश्चंस में पॉइंट में आता है, तो इसलिए हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को रखा हुआ है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफर, तो आप जो क्या बोलते हैं मेन लेक्चर है कैपिटल गेन का, वो वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। एक बार आप ट्रांसफर समझ जाओगे उसके बाद बार बार आपको ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है बार बार पढ़ने के लिए, जिस तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वैसे तरीके से हमने इसको डिजाइन किया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है आपको? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो चलेगी, ठीक है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, ठीक है।
चाहे बिजनेस की हो, प्रोफेशन की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो ये तो भैया क्या हुआ, इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, सब चीज को इंक्लूड कर दिया। फिर नीचे में धीरे से बताएगा कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी चीज की अगर कोई भी जिसको आप प्रॉपर्टी काउंट करते हो, एसेट काउंट करते हो, वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो फर्स्ट पॉइंट को रखा है बहुत ही इंक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेकंड बोलता है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII। FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेक्शन 115 यूबी, ठीक है। तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो जो फॉरेन के लोग अकेले अकेले नहीं, जब मिल के इंस्टीट्यूशन मिला के किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो लोग साथ में इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि साथ में हो जाएंगे तो उनका पावर बढ़ जाएगा, परचेसिंग पावर, तो वो निगोशिएट अच्छे से कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, टैक्स लॉज, एवरीथिंग। तो इसी वजह से अब वही बोल रहा है कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्ड अंडर सेक्शन 115 यूबी, ये जो सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो, तो अगर वो लोग कोई सिक्योरिटी हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब नॉर्मली बाकी लोग जो सिक्योरिटी हेल्ड कर रहे हैं उसमें कुछ लिखा है क्या कि वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है। तो वो आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडर हूँ, मैं डेली शेयर्स में ट्रेड करती हूँ, मेरा मेन बिजनेस ही वही है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है मेरा, वो मेरा पीजीबी पे जाएगा। बट मेरा नॉर्मल बिजनेस जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सोना चांदी का है, गोल्ड एंड ज्वेलरी, बट मैं शेयर्स ट्रेडिंग मेरा सेकेंडरी है, जो मेरी सेकेंडरी इनकम है, अपने शौक से करती हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करती हूँ, डेली नहीं करती, सेकेंडरी तौर पर करती हूँ। तो वो जो है वो कहाँ जाएगा, तो वो जो है वो आएगा, क्या बोलते हैं, वो जो है वो आएगा कहाँ पर, कैपिटल एसेट, ठीक है। तो लेकिन वो नॉर्मल लोगों के लिए है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार इन लोगों को फायदा देना चाहती है। FII और इन्वेस्टमेंट फंड चाहे डेली ट्रेड, क्योंकि ये तो इनका मेन काम ही है इन्वेस्टमेंट, फिर भी कैपिटल गेन में ला रही है, पीजीबीपी में नहीं ला रही। क्यों कैपिटल गेन में ला रही है, क्योंकि कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट होता है वो फिक्स टैक्स रेट है, पीजीबीपी में स्लैब रेट की तरह टैक्स लगता है, ठीक है। तो इस वजह से सरकार इनको फायदा देना चाहती है, इसलिए डेफिनेशन में ही लिख दिया कि ये कैपिटल एसेट है, ठीक है। तो पहला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेट, चाहे बिजनेस का हो चाहे मत, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड है सिक्योरिटी हेल्ड बाय FFI या फिर इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्ड अंडर सेक्शन 115। थर्ड है आपका एनी यूलिप। यूलिप का मतलब क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कोई इंश्योरेंस प्लान जिसमें म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है तो उसको बोलते हैं यूलिप। इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 के बाद इशू किया गया। टू विच एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई, तो जब वो रिडीम होगा ना, जब वो इसका रिडम्पशन होगा तो उसमें 1010D का एग्जाम्पशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब उसकी मेच्योरिटी टैक्सेबल है, तो उसकी मेच्योरिटी को हम कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल कर रहे हैं, उसकी मेच्योरिटी को हम कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल कर रहे हैं, इसलिए उसको बना दिया गया है क्या, कैपिटल एसेट। तो ना जिसको जिसको सरकार स्पेसिफिकली डेफिनेशन में डाल रही, मतलब वो स्पेसिफिकली इनको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करना चाहती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में लिख दिया सारी प्रॉपर्टीज, सेकंड में लिख दिया सिक्योरिटी FFI की और इन्वेस्टमेंट फंड की, और थर्ड में बोलता है यूलिप जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुई है और जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में। 1010D में कौन एग्जेम्प्ट होता है, जिसका प्रीमियम साल भर में 2.5 लाख से ज्यादा, ठीक है, 2.5 लाख तक होता है, तो सॉरी 2.5 लाख तक होता है तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से ऊपर तो वो टैक्सेबल, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी सर, एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मतलब कि कौन कौन सी चीजें ना कैपिटल एसेट नहीं है, कौन कौन सी चीजें ना कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। क्या कैपिटल एसेट नहीं है, किसको हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करना चाहते। सबसे पहला बोलता है स्टॉक इन ट्रेड, तो ये ऑलरेडी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहा है, कि स्टॉक कहाँ टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, तो इसलिए इसको पहला एक्सेप्शन डाला है क्या, स्टॉक इन ट्रेड। एक्सेप्ट बी अबव, बी मतलब ये, क्योंकि सिक्योरिटी FFI की ऑलरेडी ये क्या है, इनका स्टॉक इन ट्रेड है, तो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं चलेगा, लेकिन FFI का स्टॉक इन ट्रेड जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है स्टॉक इन ट्रेड एक्सेप्ट बी अबव। फिर सेकंड क्या बात करता है, मूवेबल पर्सनल एसेट, ठीक है।
कोई भी आपके घर के जो मूवेबल टीवी मान लो, फ्रिज मान लो, एसी मान लो, फर्नीचर मान लो, जो कि मूवेबल है और पर्सनल एसेट है, विच इज यूज्ड बाय द असेसी और इज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, जो असेसी है उसके फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड मूवेबल पर्सनल एसेट जो असेसी है उसके फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें जो है चाहे कोई भी यूज करे, ये सारी चीजें चाहे कोई भी यूज करे, ये कैपिटल एसेट है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगी। क्या क्या नहीं आएगा? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। वापस से, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ठीक है। क्या बोलता है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट, ये भी एक्सेप्शन है। और लास्ट वाला क्या है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ठीक है। आप गोल्ड डिपॉजिट करोगे बैंक में और आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, दैट इज गोल्ड डिपॉजिट बैंड, और 2.5% कुछ का इंटरेस्ट भी था इस स्कीम में, ठीक है। और ये जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो सरकार इनको कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करना चाहती है। बट इस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन है, मतलब ये सारी चीजें कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये जो है एक्सक्लूडिंग दिस, ये वाला पोर्शन जो है वो कैपिटल एसेट है। आई होप आई एम क्लियर। येलो वाली चीज जो, सॉरी, ये जो पोर्शन है वो कैपिटल एसेट नहीं है, जो येलो वाला कलर आप देख रहे हो वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पहले ये चीज कैपिटल एसेट थी, फिर उसका एक्सेप्शन कैपिटल एसेट नहीं हुआ, फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जो है वो क्या है? कैपिटल एसेट है। तो दीज आर कैपिटल एसेट, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्शन में बात करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है आपका मूवेबल पर्सनल एसेट, ठीक है, यूज्ड बाय द फैमिली और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, उसका एक्सेप्शन है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। थर्ड है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, और लास्ट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो ये सारी चीजें जो है कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट क्या क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं, इंक्लूसिव। सेकंड, सिक्योरिटी एफएफआई की या फिर इन्वेस्टमेंट फंड की। और थर्ड, यूलिप जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद रिडीम मतलब की इशू हुआ है और जो एग्जाम्प्ट नहीं है, जिसकी मैच्योर, ठीक है। एंड फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये हमारे हो गए क्या? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। पहला क्या है आपका? चार्जिंग सेक्शन। दूसरा क्या है आपका? कैपिटल एसेट। तीसरा है आपका क्या? नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। तीसरा क्या बात करता है सर? नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। तो टू डिसाइड वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये क्यों यूज कर रहे? टू डिसाइड वेदर एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वो इसी के थ्रू डिसाइड होता है। कि एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वो इससे पता चलेगा, और वो कि बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है, कि एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, क्योंकि उसी के ऊपर क्या बोलते हैं उसके टैक्स रेट्स और बाकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इसमें हमने दो कैटेगरी डाली, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में कितने एसेट्स है? कैटेगरी 1 में बोलता है कि 3 एसेट्स हैं। कौन कौन से 3 है? सबसे पहला, लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली बात तो क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटी है। अब लिस्टेड का मतलब तो सर शेयर भी होता है प्लस यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैम शेयर्स और यूनिट्स में क्या डिफरेंस है? जब आप कंपनी की ओनरशिप होल्ड करते हो तो उसको शेयर आपको मिलते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के ओनरशिप होल्ड करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। तो कंपनी का पोर्शन खरीदना है तो आप शेयर्स खरीदोगे, म्यूचुअल पर्सन फंड का पोर्शन खरीदना है तो आप यूनिट्स खरीदोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। सेकेंड है आपका यूनिट्स ऑफ
यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो सेकंड ये आपका। अब इसमें क्या लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज लिस्टेड अगर यूनिट है तो वो पहले ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अगर यूटीआई के यूनिट है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर वो अनलिस्टेड भी है तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट वाला है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये तीन टाइप की सिक्योरिटी के लिए बोलता है कि अगर आप इसको 12 मंथ्स तक होल्ड करते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं 12 महीने तक शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म है। तो कैटेगरी 1 जो है वो बोलती है 12 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक क्रिएट करते हैं। ठीक है। वापस से बोल रही हूँ एक बार, ध्यान से सुनना। लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी वो यहाँ आ जाएगी, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो लिस्टेड सिक्योरिटी में शेयर्स आपके आ गए, यूनिट्स आ गए। तो शेयर्स जो है बेटा जो लिस्टेड है आपको तो पता, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कुछ भी आ जाएगा। यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स में भी इक्विटी ओरिएंटेड हो चाहे डेट ओरिएंटेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो लिस्टेड है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो यहाँ पर आ जाए। फिर सेकंड बोलता है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई तो गवर्नमेंट का होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सेकंड है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और लिस्टेड है तो वो तो ऊपर ही आ गया, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और नॉन लिस्टेड है तो वो सेकंड में आ गया। ठीक है। और लास्ट वाला है आपका क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड। वो तीन फंड, तीन चीजें हो गई आपकी, क्या लिस्टेड सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और तीसरा है आपका क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप आई एम क्लियर। ओके। नेक्स्ट कैटेगरी 2। तो ये आपका है क्या? कैटेगरी 2 में एनी अदर एसेट। तो इसके अलावा अगर कोई भी एसेट है तो अगर वो 24 महीने तक होल्ड की गई है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 24 महीने से ज्यादा होल्ड की गई है तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म। तो ये कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 1 12 महीने तक अगर आप होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म है। कैटेगरी 2 24 महीने तक होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म। आई होप आई एम क्लियर। ओके। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी नोट्स, जितनी भी चार्ट बुक, जितनी भी चीजें हैं आपको रेपिटेटिवली रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। आप वीडियो सिर्फ एक ही बार देखेंगे, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी इन, क्या बोलते हैं, एक दिन पहले एग्जाम के आपको क्या बोलते हैं सब चैप्टर्स के वीडियो देख लो। अभी तो आपके पास टाइम है, आप वीडियो देख सकते हो, बट एग्जाम से पहले आप वीडियो देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो इट्स बेटर टू बाय द चार्ट बुक एंड देन रिवाइज इट। तो अगर आपके पास कोई भी समरी बुक है तो आप वो, आपको अगर लगता है, और अगर आपको लगता है कि चार्ट बुक आपको हेल्प कर रही है और इसके कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर रहे हैं रिकॉल करने के लिए, तो बाय द चार्ट बुक। वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है ना। एंड हमने आपको अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप चार्ट बुक दे रहे हैं। दिस चार्ट बुक इज अवेलेबल पूरा पूरा ऑब्वियसली पूरा डायरेक्ट टैक्स जस्ट फॉर 600 रुपीज अराउंड। तो आप नीचे जाके हमारे क्या बोलते हैं वेबसाइट से बाय कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये आपको 5 पेज आप बार बार आपको रिवाइज करने, कैपिटल गेन में बच्चे होता क्या है भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको 5 पेज पलटना आपके लिए बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो आपको बार बार रिवाइज करना है इसको। उसके बाद ये हो गया, ये तो याद करने वाला। अब आ जाते हैं अपन किसमें? हमारे चार्ट के ऊपर, दैट इज आवर मास्टर चार्ट ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज कॉल्ड एज taxation of capital gain, called as what? Taxation of capital gain। ठीक है। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब जब भी क्या होता है कैपिटल गेन में टैक्स लगता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या होता है? उस एसेट का परचेस प्राइस। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि अगर उस एसेट को उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो दैट इज बाय कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो पहला क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा है आपका क्या? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर एसेट का निकालना पड़ता है कैपिटल गेन निकालने से पहले। तो ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो वो 4 तरीके से डील किया है। तो पहला जो केस है वो क्या है आपका? जनरल केस है। दूसरा बताते हैं कि बोनस शेयर का कैसे निकालोगे। तीसरा बताते हैं राइट शेयर का कैसे निकालोगे। और चौथा बताता है लाइट एंटाइटलमेंट का कैसे निकालोगे। क्या यहाँ पर लिस्टेड अनलिस्टेड में डिस्टिंक्शन किया गया? नहीं, सिर्फ एसेट को 4 तरीके से क्लासिफाई किया है और एसेट के बारे में बोला है कि अगर कोई जनरल एसेट है तो जनरल केस ये वाला है,
बोनस शेयर का केस ये वाला है, राइट शेयर का ये वाला है और राइट एंटाइटलमेंट का ये वाला है, ठीक है। तो जनरल केस क्या बोलता है कि इफ इट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, 2001 से पहले एक्वायर किया गया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, ठीक है। एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 कि आपने एक्वायर किया है 1/4/2001 से पहले, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, ठीक है। अब एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, अगर 1/4/2001 के बाद एक्वायर हुआ है देन इट इज व्हाट योर परचेज प्राइस, देन इट इज व्हाट योर परचेज प्राइस। तो जनरल केस क्या बोलता है, एक्वायर्ड 1/4/2001 से पहले, कि अगर 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया है तो आपको कॉस्ट लेनी पड़ेगी फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, और अगर 2001 के बाद एक्वायर किया है तो एक्चुअल परचेज प्राइस। तो ये आपका जनरल केस, ठीक है। अब बोनस शेयर की अगर बात करें, और बोनस शेयर अगर एक्वायर हुआ है 1/4/2001 से पहले, तो आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री में मिलता है, ठीक है। और अगर आपने 2001 या उसके बाद एक्वायर किया तो आपको लेना है कॉस्ट निल, क्या लेना है आपको, निल, ठीक है। तो सेकंड आपका क्या हो गया, बोनस शेयर। वापस से देख लो, 2001 से पहले फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, और अगर 2001 या उसके बाद तो यहाँ पे आ जाएगा आपका निल। तीसरा अपन बात करेंगे किसकी बेटा, राइट शेयर की। तीसरा बात करेंगे किसकी, राइट शेयर की। तो राइट शेयर का आपको क्या लेना है, हमेशा एक्चुअल कॉस्ट जिसमें आपने एक्वायर किया। और राइट एंटाइटलमेंट की अगर बात करें, तो राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, निल। राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, निल। व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट, राइट एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास शेयर खरीदने, डिस्काउंट में शेयर खरीदने का राइट था, मैंने वो राइट को सेल कर दिया, तो उस राइट में तो मेरे को कोई कॉस्ट नहीं लगी थी ना, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, निल। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना है कि चार तरीके की ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। एक होता है जनरल केस, दूसरा होता है बोनस शेयर, तीसरा होता है राइट शेयर, चौथा होता है राइट एंटाइटलमेंट। जनरल केस में 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर। हाँ, अब 2001 मतलब 1/4/2001 ही समझना। अगर मैं आपको कोई भी ईयर बोल रही हूँ, 2012 बोल देती हूँ, तो 2012 का मतलब 1/4/2012 ही समझना। आपको 1/4 ही अज्यूम करना है अगर मैं नहीं बोलूँ, ठीक है। फिर 2001 या उसके बाद एक्वायर किया है तो परचेज प्राइस। उसके बाद बोनस शेयर, बोनस शेयर 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की, और अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर किया है तो फिर निल। राइट शेयर में आप क्या लोगे, हमेशा एक्चुअल कॉस्ट, और राइट एंटाइटलमेंट में आप क्या लोगे, निल। ओके ओके ओके। यहाँ पर एक आइटम जो है वो मिस हो गया था, जो हमने अभी इसको इंक्लूड कर लिया, दैट इज व्हाट योर इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो क्या होगा, निल, और अगर परचेज है तो क्या होगा, परचेज प्राइस, ठीक है। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो अपन लेंगे निल, और अगर परचेज है तो परचेज प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब कोई एसेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने उसके ऊपर खर्चा किया। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट और अदर्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा नील होता है, बिकॉज यू कैन नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इसलिए नील, और अदर्स का अपन क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, जितना कॉस्ट लगा है। बट अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट कराया है जो कि 1/4/2001 से पहले का है, चाहे करंट ओनर कराए चाहे प्रीवियस ओनर कराए, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको इग्नोर करना है, उसको हमको इग्नोर करना है, ठीक है। तो कैपिटल किट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या याद करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो चार तरीके के होते हैं, तो चार तरीके में सबसे पहला केस जो है वो जनरल केस, फिर इंटेंजिबल एसेट का केस, फिर बोनस शेयर, फिर राइट शेयर और राइट एंटाइटलमेंट, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में दो ही केस है, इंटेंजिबल एसेट का और अदर्स का। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने के लिए बोले तो आपको यही वाला मेथड जो है वो फॉलो करना है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं।
कैपिटल एसेट जो है वो दो तरीके के होते हैं, ये चीज आपको पता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म को बेचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म गेन होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म को बेचोगे तो आपको शॉर्ट टर्म गेन होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करते हैं? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होता है नेचर ऑफ कैपिटल एसेट की कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 है तो 12 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म। सॉरी, कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में आपका तो 24 महीने तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म में, 24 से ज्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म है। सिर्फ दो ही कैटेगरी है, उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है। अब जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, वो दो एसेट में टैक्स, दो सेक्शंस में टैक्सेबल होता है। एक तो होता है सेक्शन 112A और दूसरा होता है सेक्शन 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से ही टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है। अब तो सर 112A में कौन आता है और 112 में कौन आता है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना, कि 112A में कौन आता है और 112 में कौन आता है। ठीक है। तो जो 112A में सिर्फ तीन एसेट आती है। कौन सी तीन एसेट आती है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर मतलब किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स मतलब म्यूचुअल फंड के इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है। और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब इन तीनों के लिए भी कंडीशन है 112A बनने की। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि एसटीटी शुड बी पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के लिए कंडीशन है कि उसके परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए, और एसटीटी शुड बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इसके तो परचेज एंड सेल दोनों में, और इन लोगों के सिर्फ और सिर्फ सेल में अगर सिर्फ एसटीटी पे हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा? 112A एसेट हो जाएगा। तो एसटीटी पे होने का मतलब क्या है? कि जो एसेट्स हैं वो क्या है सर? लिस्टेड है। तो अगर कोई भी लिस्टेड शेयर होगा तो हम मान लेंगे कि 112A में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? लिस्टेड होनी चाहिए, तब ये 112A में आती है। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कि लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो वो आ जाएंगे 112A में। तो अगर आप 112A में आ चुके हो तो फिर आप बताएंगे कि आपका जो कैपिटल गेन है ना वो कैसे कंप्यूट होगा, कि अगर कोई 112A एसेट है तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप उसका लोगे क्या? FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप माइनस करोगे उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना कि इफ एक्वायर्ड अप टू 31/1/2018, 31/1/2018 तक एक्वायर किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसका एक्चुअल कॉस्ट, और सेकंड का ए फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 की और सेल वैल्यू, दिस और दिस वेयर इज विच एवर इज लोअर एंड दिस और दिस विच एवर इज हायर। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप ले लोगे। लेकिन अगर आपने उसको एक्वायर किया है 31/1/18 के बाद, 31/1/18 के बाद अगर आपने एक्वायर किया है तो फिर जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है वही आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो यही आपको देखना है कि अगर 31/1/18 तक है तो ये लोगे, एक उसके बाद है तो फिर ये बात। फिर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.25% अबव 1,25,000। तो टैक्स रेट है आपका टैक्सेबल 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 112 एसेट। इसीलिए 1,25,000 तक हम कोई भी इनकम लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि 1,25,000 तक एग्जामिशन है तो लॉस सेट ऑफ करोगे तो जबरदस्ती जो सेट ऑफ का बेनिफिट है उसको आप खराब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 112A एसेट। तो 112A एसेट में तीन ही एसेट है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि लिस्टेड होना चाहिए। मैं लेमन लैंग्वेज में लिस्टेड बोल रही हूँ, बट एक्चुअल में कंडीशंस ये है कि एसटीटी पेड हो जाना चाहिए एक्विजिशन और ट्रांसफर में, और एसटीटी पे होना चाहिए सिर्फ ट्रांसफर में, तो वो 112A एसेट बन जाएगा। अगर कोई एसेट 112A एसेट नहीं है तो फिर वो किस में आ जाएगा? 112 एसेट में आ जाएगा। ठीक है। तो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ टैक्सेबल होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? अदर एसेट्स। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो अनलिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स जो कि डेट ओरिएंटेड है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो डेट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जो चीज वहां नहीं आई वो सब बैलेंस यहाँ आ जाएगी। इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे?
तो एफवीओसी यहाँ पर सी, मैंने यहाँ पर लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कवर होता, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेशन हमने स्पेसिफिकली सेकंड पेज में कवर किया है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी 112 में ही कवर होती है, बट उसमें प्रोविजन ज्यादा है इसलिए उसको अलग किया है। यहाँ पर ये वाले जितने भी आइटम्स है उनका टैक्सेबिलिटी यहाँ पर डील कर लिया है। सबसे पहले अपन ले लेंगे एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी होगा माइनस कर दोगे। और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिखा हुआ है रिफर अबव, कहां से लेके आओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये जो पढ़ा है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये वाला जो है वो यहाँ पर रिफर कर कि जो भी आपका एसेट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लोगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा। माइनस कर दोगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, बिना, क्योंकि इंडेक्सेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी में मिलता है, मूवेबल में मिल रहा है क्या आजकल, नहीं मिल रहा है। और फिर यहाँ पर क्या बोलता है, रिफर नेक्स्ट पेज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के जितनी भी 112 एसेट्स है वो इस तरीके से टैक्सेबल होने वाली है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये वाला जो है वो 112 का हो गया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के आपको सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो ही तरीके से टैक्सेबल हो सकते हैं, या तो वो 111 ए के अंदर टैक्सेबल होगा या तो वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में जाएगा। तो 111 ए में कौन आएंगे, तो वापस से तीन एसेट्स आएंगी जो 112 में आई थी, बट वो अगर शॉर्ट टर्म, तो ये तीन एसेट अगर लॉन्ग टर्म है तो 112 में, शॉर्ट टर्म है तो 111 ए में जाएंगी। अगेन वापस से इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, कंडीशन है एसटीटी शुड बी पेड ऑन ट्रांसफर ओनली, मतलब सेल्स में भी एसटीटी पे हो गया तो चल जाएगा। तो अगर ये तीनों अगर एसेट लिस्टेड है तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एफपीओसी अपन ले लेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऊपर से जो लिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि शेयर्स में इंप्रूवमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का रेट आपका क्या आ जाएगा 20%, रेट आपका आ जाएगा क्या 20%। ये जब आप पढ़ रहे हो उसके बाद एक चीज मैं आपको जरूर पढ़ने बोलूंगी, दैट इज योर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, जो हमारा एक वीडियो भी जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको जरूर 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 पढ़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो 111 ए में नहीं आती और जो शॉर्ट टर्म है तो बची हुई पूरी यहाँ आ जाएगी। ये भी कैसे चलेगा, तो ये भी आपका चलेगा एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो ऊपर के हिसाब से वो वाली अपन ले लेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा, टैक्सेबल होगा ये स्लैब रेट से। तो ये वाला जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तीनों वाले जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो यहीं पर ही होंगे, मतलब ये वाला जो है आपको तीनों से रिफर करना है। सिर्फ यहाँ पर अलग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बाकी इन तीनों जगह का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको यहीं से देख के लेना है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म है। वापस से बता देती हूँ, यहाँ का और यहाँ का, इस तीनों का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको यहाँ से लेना है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने रखे जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, दैट इज व्हाट योर की फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट्स को कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट का जो फायदा है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, मतलब 112 है, 112 ट्रिपल ए कैपिटल गेन में ये तीन ही स्पेशल इनकम है। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट का जो फायदा है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा बेटा, बाकी रेसिडेंट्स को मिल जाएगा। और रीबेट इज नॉट अवेलेबल टुवर्ड्स ऑल इनकम, कि रीबेट जो है वो सारी इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि रीबेट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, रेसिडेंट को मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती है। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज माय टैक्सेशन ऑफ चैप्टर 1, मतलब पेज नंबर 1। नाउ come to our next page, that is called as what your taxation of immovable property। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टैक्सेशन कैसे लेके आओगे, अंडर सेक्शन 112। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देंगे अंडर सेक्शन
ठीक है, अंडर सेक्शन 112। अब सबसे पहले आप लिखोगे क्या, FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें आपको चेक करना है कि 50C एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 50C क्या है, 50C कैसे रिकॉल करोगे, तो 50C का इसलिए हम लोगों ने तुरंत ही एरो बना के इधर में 50C का प्रोविजन जो है वो दे दिया है। 50C जो है पढ़ाऊंगी बाद में, बस हेडिंग बता देती हूँ, दैट इज SDV टू बी ट्रीटेड एज FVOC फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी SDV जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है तो अपन SDV को ही क्या ले लेंगे, FVOC ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के टैक्सेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले आपका हो गया FVOC 50C में अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो जो भी आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस लगेगा वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा नेट कंसीडरेशन। उसके बाद माइनस करते हैं क्या अपन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालते हैं, तो ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्या कि अगर आपने एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, कि अगर 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया है तो फर्स्ट आएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड का ए आएगा फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2001 की, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, फिर जो लोअर था तो 1 और 2 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये आप कब लोगे, अगर आपने एक्वायर किया है 1/4/2001 से पहले। अगर आप उसके बाद कर रहे हो, आफ्टर 1/4/2001 के बाद एक्वायर कर रहे हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा क्या, परचेस प्राइस। तो ऐसे आप निकालोगे ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है 2001 से पहले एक्वायर किया या उसके बाद एक्वायर किया। अगर पहले एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2001 की, विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर। और अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर किया है तो परचेस प्राइस। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप एक चीज माइनस करोगे। क्या माइनस करने वाले हो आप, तो आप माइनस करोगे एडवांस मनी फॉरफिटेड, कि एडवांस मनी अगर आपने कोई फॉरफिट किया है बिफोर 1/4/2014, हाँ ये भी ऐड कर लेना, एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014। ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर वो जो आपका आंसर है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पहले आप ये देखोगे, पहले एक्वायर के, फिर जो आंसर है उसमें एडवांस मनी फॉरफिटेड माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आपका आ जाएगा। तो फिर आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म भी कब होगा, अगर वो 24 महीने से ज्यादा होल्ड है। अगर वो उसका 24 महीने से कम होल्ड किया है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसके लिए लिमिट क्या है, 24 मंथ, किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है वो कैपिटल गेन का, वो ऐसे होगा। वापस से बता देती हूँ, सबसे पहले FVOC, तो 50C आपको चेक करना है अप्लाई होगा कि नहीं होगा। फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करोगे, आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। फिर उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये निकाल रहे हैं अपन। तो एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, 2001 से पहले एक्वायर किया है तो उसकी जो FMV है वो SDV से ज्यादा नहीं हो सकती, और आपको लेना है कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर। ठीक है, और अगर 2001 के बाद किया है तो परचेस प्राइस। जो भी आंसर आएगा उसमें से एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/2014 से पहले जो एक्वायर किया उसको माइनस कर दोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी आपने कराया है ऑन और आफ्टर 1/4/2001 वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर वो 24 महीने से ज्यादा होल्ड है, अगर 24 महीने से कम होल्ड है तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट, अब अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन आ चुका है, जिसे ये आपका कैपिटल गेन आ चुका है। ठीक है, अब अब अपन को क्या करना है, तो अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो नाउ कम टू योर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो सबसे पहले टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी लोअर ऑफ, तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 will be lower of 20% with indexation and 12.5% without indexation। तो मैम आप 20% विद इंडेक्सेशन कैसे निकालते हैं और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन जो है वो कैसे निकालते हैं।
तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन जो आपका ऊपर आ चुका है, ये बिना इंडेक्सेशन का ये आंसर है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 20% विद इंडेक्सेशन, अगेन वर्किंग नोट नंबर 1 बाजू में एरो दिया और यहाँ पर बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है विद इंडेक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम जो है वो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों का जो भी लोअर होगा वो वाला टैक्स लेंगे। फिर लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में भी दो होता है, ट्रिपल वन एक और अदर, तो ये अदर वाला है। और जो अदर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, वो टैक्सेबल होता है किससे बेटा, स्लैब रेट से। तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद तो जो भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। और फिर ये जो है वो क्या हो गया आपका टोटल ऑफ टैक्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्ग टर्म से टैक्सेबल होगा 112 में, तो आप ऐसे निकालोगे। अगर वो शॉर्ट टर्म से टैक्सेबल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाला आंसर है उसको स्लैब रेट से आंसर निकाल के यहाँ पर दे देना है। तो ये इधर और वाला केस है कि अगर लॉन्ग टर्म से हो रहा है तो ये, शॉर्ट टर्म से हो रहा है तो ये। ठीक है, फिर टोटल ऑफ टैक्स ले लोगे। फिर सरचार्ज, तो सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम 15% हो सकता है किसमें, 112 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 112 में मैक्सिमम 15% सरचार्ज हो सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 2 करोड़ से ऊपर है। तो वो चीज, वो वाला कॉन्सेप्ट जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 4 इनकम के लिए मैक्सिमम 15% सरचार्ज होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल टैक्स लायबिलिटी। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है नीचे नोट में कि अगर लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और बिल्डिंग अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो दोनों का कैपिटल गेन आपको सेपरेटली अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये एक नोट है। ठीक है, बस अभी बात कर रहे हैं किसकी, टैक्स लायबिलिटी निकालने की। तो दो सेक्शन में निकल सकती है, या तो 112 में निकलेगी या तो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जिसमें कोई सेक्शन नहीं है, जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। यहाँ पे आप इन दोनों का लोअर लोगे, 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो 12.5% ये ऊपर वाले का 12.5% और 20% वाला जो है वो ये वर्किंग गुड नंबर 1 से आ जाएगा। अब अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डायरेक्टली ये वाली ऊपर वाला जो कैपिटल गेन है स्लैब रेट से टैक्सेबल करके ले लोगे। तो मैं यही बता रही हूँ कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेशन जो है बस उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर टोटल ऑफ टैक्स, उसमें सरचार्ज, सरचार्ज में आपको ये ध्यान रखना है कि 112A अगर है तो मैक्सिमम 15% सरचार्ज होगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, टोटल टैक्स लायबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब नीचे यहाँ पर जो है एडवांस मनी फॉरफिटेड का एक नोट है। तो क्या नोट है, एडवांस मनी अगर आपने 1/4/2014 से पहले किया है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से बिफोर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन करने से पहले माइनस करना पड़ेगा। और अगर 1/4/2014 के बाद अगर फॉरफिट किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। और ये आपको कब करना है, सेल ईयर में, जिस साल में प्रॉपर्टी सेल, ये तो अगर जिस साल में फॉरफिट करोगे उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 2014 से पहले फॉरफिट किया है तो सेल ईयर में फिर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से पहले माइनस करो। ठीक है, अब दो अपना बचा है, एक तो क्या 50C बचा है, क्या होता है, और दूसरा आपका ये वर्किंग नोट नंबर 1 की कैपिटल गेन अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेती हूँ तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा। आई होप आई एम क्लियर। Now, come to our first provision that is called as Section 50C. ठीक है, Section 50C, Section 50C किसके लिए, तो Section 50C इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उसी की क्या होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होती है। तो होता क्या है अक्सर कि अक्सर क्या करते हैं लोग जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में ट्रांजैक्शन करेंगे ताकि कैपिटल गेन कम देना पड़ेगा, ताकि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, मतलब जो परसेंटेज है वैल्यू का वो कम दे। वैसे तो स्टैम्प ड्यूटी फिक्स है तो आपको ड्यूटी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही पे करनी पड़ती है। बट सेल्स प्राइस जो लोग कैपिटल गेन कम करते हैं, क्या बोलते हैं सेल्स प्राइस कम करना चाहते हैं, एफपीओसी कम करना चाहते हैं ताकि उनका कैपिटल गेन जो है वो कम हो जाए। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, नॉर्मली आपको सेल कंसिडरेशन को ही एफपीओसी लेना है, जो आपकी सेल वैल्यू है वही आपकी एफपीओसी होगी। बट अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है,
तो 110% ऑफ योर कंसिडरेशन, जो सेल कंसिडरेशन है उससे ज्यादा है, देन यू हैव टू टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू एफईओसी। कि 10% का अगर मार्जिन से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय चांस हो सकता है। बट अगर 10% की ज्यादा मार्जिन है तो वो हो सकता है कि उसमें चांसेस ज्यादा हो कि आपने प्लानिंग से क्या बोलते हैं क्या किया है, कम रखा है अपनी सेल्स वैल्यू को। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से भी ज्यादा है तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एफईओसी ले लोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोविजन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोविजन बोलता है। फिर सेकंड बोलता है कि रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो भैया बहुत ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, देन एओ में on his own on a request of assessee refer the case to valuation officer। या तो खुद on his own और on request of assessee, या तो assessee की रिक्वेस्ट पे केस जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। तो दो तरीके से वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर हो सकता है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर हुआ तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू देगा, तो अगर वो एग्जिस्टिंग एसडीवी से भी ज्यादा है तो अपन उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, भाई तेरे को कम करने दिया था तूने बढ़ा दी। और अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू एग्जिस्टिंग एसडीवी से कम है तो फिर हम लोग को वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को ले लेंगे, टेक वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, तो जो वीओ की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो इग्नोर करना है और अगर कम हुई तो वही वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये आ गया होगा कि अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एसडीवी जो है हम कौन सी डेट की लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कि कौन सी डेट की एसडीवी लेना है। तो नॉर्मली तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉर्मली आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। बट इफ डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेम नहीं है, ठीक है, देन यू मे टेक द एसडी, आप तो फिर क्या बोलते हैं डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी ले सकते हो। आप कब लेना चाहोगे, जब वो कम होगी। ठीक है, इफ कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ इट हैज बीन रिसीव्ड अप टू डेट ऑफ अग्रीमेंट, कि अगर आपको थोड़ा सा भी पैसा जो है वो डेट ऑफ अग्रीमेंट तक मिल चुका है, किस मोड में मिला है, तो ऑब्वियसली वो बैंकिंग मोड में मिला है, मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो कैश के अलावा अगर आपको बैंकिंग मोड से अगर पैसा मिला है तो उस केस में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ एसडीवी, एसडीवी की डेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो नॉर्मली आपको कौन सी डेट लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। बट अगर मेरी डेट ऑफ अग्रीमेंट पहले और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर बाद में, फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आर नॉट सेम, तो मैं अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट में मेरी एसडीवी कम थी तो मैं डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं कब ले सकती हूँ, अगर मेरे को कोई भी पैसा, थोड़ा सा भी पैसा, कंसिडरेशन ऑफ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट तक मिल चुका है तो फिर मैं ले सकती हूँ। और मिला कौन से मोड में, तो बैंकिंग मोड में मिलना चाहिए। हाउ आई एम क्लियर। तो दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो हमने ना 50C को 3 पार्ट में रखा है। पहला पार्ट जो है वो क्या बोलता है कि आपको क्या प्रोविजन है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है 110% ऑफ कंसिडरेशन से तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही एफईओसी बन जाएगा। सेकेंड, रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कि केस आपको रेफर करना है किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कि रेफरेंस ऑफ केस किसको बेटा, वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर एओ में ऑन हिज ओन और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी, ठीक है, या तो एओ खुद से या फिर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी रिफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफर कर सकता है केस किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। ठीक है, एओ का तो खुद से कर सकता है, तो फिर रिक्वेस्ट में हो सकता है, और अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो इग्नोर करना है, कम हुई तो कंसिडर करना है। थर्ड पार्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो वो अब नॉर्मली डेट क्या होती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम, देन डेट ऑफ अग्रीमेंट जो होगी, मतलब देन यू कैन टेक द डेट ऑफ अग्रीमेंट इफ कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो डेट ऑफ अग्रीमेंट तक मिल चुका है इन बैंकिंग मोड। आई होप आई एम क्लियर। तो ये छोटा सा प्रोविजन है किसका, 50C का। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेकंड जो हमारा पार्ट था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के बाद। तो इंडेक्सेशन क्या है अल्टीमेटली, कि हम लोग की जो परचेज प्राइस है ना उसको हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा जो कैपिटल गेन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स करना, मतलब कि
इन्फ्लेशन का इफेक्ट को एडजस्ट करना इसमें परचेज प्राइस। ठीक है, अब अगर आप प्याज पेज को ध्यान से देखोगे तो दिस इज द पोर्शन वेयर वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटल गेन बिना इंडेक्सेशन के, क्योंकि कैपिटल गेन नॉर्मली बिना इंडेक्सेशन के ही निकलेगा। दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द टैक्स लायबिलिटी, और फिर हमने बताया कि टैक्स लायबिलिटी में जस्ट चेक करेंगे कि इंडेक्सेशन के साथ कितना होता है और बिना इंडेक्सेशन के कितना होता है, और ये तो एडवांस मनी फॉरफिटेड है जो यहाँ पे ऊपर में माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहला प्रोविजन जो रिलेट करता है वो तो ये 50C वो यहाँ पर आ गया। दूसरा प्रोविजन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लगता है वो है आपका क्या, कैपिटल गेन आफ्टर टेकिंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, दिस चार्ट इज अ वेरी 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 गुड मास्टर चार्ट फॉर रिमेम्बरिंग कैपिटल गेन। ठीक है, क्या बोलता है ये, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो ये, ठीक है, एफयूओसी दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एफयूसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे इंटू करेंगे सीआईआई ऑफ द ट्रांसफर ईयर, सेल्स ईयर के सीआईआई से इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं सीआईआई ऑफ द परचेज ईयर और 1-2 विच एवर इज लेटर, क्योंकि 1-2 से पहले कोई सीआईआई है ही नहीं। ठीक है, 1-2 लास्ट है, तो परचेज ईयर और सीआईआई विच एवर इज लेटर, लास्ट हम 1-2 का ले सकते हैं, उससे पहले का सीआईआई अवेलेबल नहीं है, तो वो वाले से डिवाइड करेंगे, सेल्स वाले से इनटू करेंगे, तो आपका आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये होता है आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ द ट्रांसफर ईयर एंड नेक्स्ट इज योर सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन और आफ्टर 1/4/2001, क्योंकि 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट अपन कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो भी इंप्रूवमेंट 2001 के बाद वाला है तो सेल्स ईयर डिवाइड बाय इंप्रूवमेंट ईयर। ठीक है, सीओआई को कर देंगे तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 आफ्टर टेकिंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट, कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को फर्स्ट वाले केस में मिल गया था क्या, कि बिना इंडेक्सेशन लिए यहां पर आ गया, और इंडेक्सेशन लेने के बाद वाला यहां पर आ गया, यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। तो फर्स्ट वाले में इंडेक्सेशन वाले को आपको इंटू करना है किससे, 20% के रेट से इंडेक्सेशन वाले को इंटू करना है, और बिना इंडेक्सेशन वाले को 12.5% से इंटू करना है, और फिर टैक्स में दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो वाला टैक्स जो है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फॉर इंडेक्सेशन प्रोविजन, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है ना ऑप्शनल वाला, वो हर किसी को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा, कि भैया जो असेसी है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफई होना चाहिए, उसके अलावा बाकी किसी को नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही होना चाहिए। और जो परचेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की गई है बिफोर 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई तक वो प्रॉपर्टी जो परचेज हो चुकी है, और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, तो वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी, ये ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे तो जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तभी आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब ये जो है वो यहां तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अपन कैपिटल गेन ऐसे निकालते हैं, निकालने टाइम पे आपको 50C ध्यान रखना है, तो निकालने के टाइम पे आपको ये सिर्फ कैपिटल गेन पूछा, आपको सिर्फ ये प्रोविजन जो है वो काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब टैक्स लायबिलिटी पूछता है ना सर, तो टैक्स लायबिलिटी में या तो जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अंडर सेक्शन 112, या तो वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ठीक है, टैक्सेबल एट स्लैब रेट। तो फिर ये वाला जो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर बाजू में दिया हुआ है कि ये टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगा। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है सर, तो ये है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, ये जो है वो क्या है, तो ये है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इस साल का जो करंट ईयर का 25-26 का क्या है आपका 376
6 आपको याद करने की जरूरत नहीं है और ऑलरेडी आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, तो इसलिए हमने इसको इसी पेज में कर दिया है। उसके अलावा कौन से प्रोविजन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी कनेक्ट करते हैं और बाकी चीजों से भी कनेक्ट करते हैं? तो क्या है इसमें? सबसे पहला सेक्शन 50 दैट इज सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच स्टूडेंट्स फॉरगेट, क्योंकि एकदम छोटा सा है तो स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसको अगर आप सेल करोगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? तो वो हमेशा होगा WDV ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। सेकंड कि कैपिटल गेन हमेशा क्या होगा उसका? शॉर्ट टर्म। डेप्रिसिएबल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा होगा WDV ऑफ द ब्लॉक, कैपिटल गेन हमेशा होगा शॉर्ट टर्म। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल, इसमें यहाँ पे आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है डेप्रिसिएबल एसेट के केस में, पहले से ही कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक ये छोटी सी सेक्शन है, क्या बोलती है? ये बोलती है सेक्शन 50AA फॉलोइंग एसेट्स शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इन एसेट्स को हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करना है। पहला, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो 1/4/2023 के बाद एक्वायर किए गए हैं। डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो है वो क्या होता है। फिर सेकेंड है आपका मार्केट लिंक डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिसका जो रिटर्न है वो मार्केट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर। तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो है ना, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड क्या बोलते हैं? डिबेंचर। तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर ये कौन से जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में उसकी बात करी। ये तीनों हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म होंगे मतलब इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा और हमेशा आपको शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करना है। ठीक है। नाउ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो है वो क्या होता है? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है ऐसा म्यूचुअल फंड not more than 35% of its total proceed is invested in equity shares of domestic company। ठीक है। 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्टेड नहीं है। इक्विटी शेयर शैल बी टेकन ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ डेली क्लोजिंग फिगर। इक्विटी शेयर कितना लेंगे? एनुअल एवरेज ऑफ डेली क्लोजिंग फिगर लेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्केट लिंक डिबेंचर सिक्योरिटी वेयर प्रिंसिपल कंपोनेंट इज इन फॉर्म ऑफ डेट एंड रिटर्न्स आर लिंक्ड टू द मार्केट। कोई बताई थी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट डेट है मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट फिक्स्ड है, पर रिटर्न जो है वो मार्केट से लिंक्ड है मतलब वो चेंज होते रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्या? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। ठीक है। एक बात और बोलना चाहूंगी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के बारे में कि सिंस यहाँ पे बोल रहा है कि 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स में नहीं डालना है, मतलब ये डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। अब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं लगा है, मतलब ये डेट ओरिएंटेड है और इसको शॉर्ट टर्म बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये लो रिस्क फंड है और सरकार जो है इस बेनिफिट से इसको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं देना चाहती। मतलब सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको हम लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं देंगे, या वाले यूजर्स को हम शॉर्ट टर्म का ही बेनिफिट देंगे। तो ये वालों को लॉन्ग टर्म का बेनिफिट जो है वो सरकार नहीं देना चाहती तीन लोगों को, इसलिए इसको रखा हुआ है हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में। ठीक है। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। उसके बाद एक जो स्पेशल टेबल ये हमने बनाया है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, कि चैप्टर 6 से डिडक्शन है वो कौन सी इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, 112 के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, 111A के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, और यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप एक लाइन समझ लो कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, तो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसकी? रिबेट की। ठीक है। तो रिबेट दो रिजीम, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में अलग अलग आ चुका है। यहाँ पर 5 लाख तक और यहाँ पर 12 लाख तक मिलता है। तो जो ओल्ड रिजीम है उसमें सिर्फ 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलता, बाकी सबके अगेंस्ट में मिल जाता है, ओनली टू रेसिडेंट। ठीक है। ये सिर्फ किसको मिलता है? रेसिडेंट को ही मिलता है। और यहाँ पर 115BAC में भी तीनों के अगेंस्ट में नहीं मिलता, लेकिन अदर STCG के अगेंस्ट में मिल जाएगा, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? रेसिडेंट को ही मिलेगा। तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेंगे? रेसिडेंट को ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है आपकी वो सारी इनकम के अगेंस्ट में मिल जाएगी, बट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? रेसिडेंट को ही मिलेगी। जैसे मैं लिख रही हूँ वो प्लीज याद ध्यान से लिख लें ताकि आपको चीजें याद रहे।
और इंडेक्सेशन का बेनिफिट 112 के अगेंस्ट में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है। डेट क्या, 31/1/18 तक खरीदोगे तो क्या होगा, उसके बाद खरीदोगे तो क्या होगा। 112 में ऑप्शनल इंडेक्सेशन है, वो भी सिर्फ किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बाकी मूवेबल के लिए तो है भी नहीं। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, और बाकी जगह तो शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन ऐसे भी नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो आपको क्या करना है, याद करना है, और बार बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलता। ओल्ड रिजीम में रिबेट जो है वो सिर्फ रेसिडेंट को मिलती है, बट ओल्ड रिजीम में 112 के अगेंस्ट में मिलती है, और न्यू रिजीम में स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती। बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो है वो सब इनकम के अगेंस्ट में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शनल से रिमूवेबल प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, so this is your page number 2 which completes immovable property, and this page is very close to my heart। मतलब ये जो है वो आपके सारे कंफ्यूजन, सारी गलतियों को दूर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें सॉल्व कर लो। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, पेज नंबर 3 में। इसका सबसे पहला टॉपिक है सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, मतलब कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन में कैपिटल गेन लगने के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। ये हमने चार्जिंग सेक्शन में ही पढ़ लिया। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है, सी आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए, हमने यहाँ पे सिर्फ जो लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट है वही वाली कैटेगरीज कवर की है। ठीक है, तो क्या बोलता है, मींस नो कैपिटल गेन विल अराइज ऑन फॉलोइंग। फॉलोइंग में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। कि भाई एचयूएफ तो ऑलरेडी घर वालों की प्रॉपर्टी है, अब घर वाली प्रॉपर्टी को घर लोगों के बीच ही बंटवारा करे तो कैपिटल गेन क्यों लेना है। लॉजिकली से बात सोचो कि घर वालों की प्रॉपर्टी को घर वालों के बीच बांटना है तो कैपिटल गेन लगना चाहिए, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो एसेट ट्रांसफर की गई उसको बोला कि ये ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ किसको अप्लाई होती है, अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली। ठीक है, बाकी अगर कंपनी कंपनी को मिल रहा है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। तो ये भी भाई गिफ्ट में मिल रहा है या इनहेरिटेंस में मिल रहा है, तो पापा की प्रॉपर्टी बेटे को मिल रही है, तो ये तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए, नहीं। जब घर का पैसा घर में ही बट रहा है तो फिर क्यों कैपिटल गेन ट्रांसफर कैपिटल गेन लगेगा। तो इसलिए सेकेंड हो गया आपका ये। तो सबसे पहला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के पार्टीशन में ट्रांसफर नहीं है। गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट जो है, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं है। एक्सेप्शन क्या है इसका, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और वारंट्स अंडर ईसॉप। ईसॉप के अंदर अगर शेयर, डिबेंचर और वारंट बांटते हो, ठीक है, ईसॉप के अंदर अगर शेयर, डिबेंचर या वारंट्स बांटते हो तो फिर क्या होगा, ईसॉप के अंदर शेयर, डिबेंचर, वारंट्स बांटोगे तो ये क्या नहीं है, ये आपका वो नहीं है। शेयर, ईसॉप के अंदर शेयर, डिबेंचर या वारंट्स, अगर आप ईसॉप के अंदर शेयर, डिबेंचर या वारंट्स बांटते हो तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, नहीं वो ट्रांसफर है, सॉरी एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि अगर ईसॉप में मिल रहा है तो ईसॉप ट्रांसफर है, ईसॉप टैक्सेबल है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर अमलगमेशन। कि अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब जो पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी, नई कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है, अमलगमेटेड। तो पुरानी को बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, नई कंपनी को बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। तो प्रोवाइडेड दैट अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, जो नई कंपनी वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या बोलते हैं, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और लास्ट वाला क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा। ठीक है,
तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी, सेटिस्फाई होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड ट्रांसफरिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। तो ट्रांसफरिंग कंपनी जो है वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो कनेक्टेड है। और अमलगमेशन में ट्रांसफर हो रहा है, पुरानी कंपनी नई कंपनी को ऐसे ट्रांसफर करिए प्रोवाइडेड दैट दी अमलगमेटेड न्यू कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और वाइस वर्सा, तो दो कंडीशन होना चाहिए। 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होना चाहिए और सेकेंड है ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। तो उस केस में क्या हो, ट्रांसफर नहीं माना जाए। आप देखोगे तो काफी लॉजिकल भी है कि भाई अमलगमेशन में तो क्या हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा होल्डिंग सब्सिडरी तो हमारी ही तो पार्ट है वो। तो अल्टीमेटली ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि घर का घर में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है सर, तो अगर आपने फिर ट्रांसफर नहीं माना तो फिर वो सारे केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या बोलते हैं उस एसेट को इंप्रूव किया, मतलब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके खर्चा किया, मेंटेनेंस का खर्चा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कितने टाइम आप उसको होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लोगे, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर दोनों का कॉस्ट जो है वो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर का लेंगे, मेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। 2001 के बाद का ही लेंगे, 2001 से पहले का नहीं लेंगे। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस और करंट दोनों की कंसिडर की जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का भी प्रीवियस ओनर का लेना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस प्लस करंट दोनों का लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस प्लस करंट ओनर दोनों की लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है, सेक्शन 47 पहले आपको बताते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन 47। उसके बाद नेक्स्ट 3 सेक्शन ऐसे हैं जो बात करते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 45। ठीक है, तो सेक्शन 45 क्या है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 45। ठीक है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). तो एक है आपका 45(2), एक है 45(1)(a), एक है 45 45(2), 45(1)(a), 45(5). और एक है 45(1)(a). ये 3 सेक्शन है और ये इसकी क्या है, एक्सेप्शन। तो जो नॉर्मल रूल है, नॉर्मल रूल किसका बेटा, तो नॉर्मल रूल 45(1) का क्या बोलता है, ट्रांसफर ईयर सेम होता है टैक्स ईयर के, कि जिस साल में एसेट ट्रांसफर हो रही उसी साल में टैक्स लगेगा, भले आपको पैसा मिला है नहीं मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है वो क्या बोलता है आपका चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 45(1). सेक्शन 45(1) जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो यही बोलता है कि जो आपका क्या सर, ट्रांसफर ईयर है, जो आपका ट्रांसफर ईयर है उसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्स ईयर मान लेंगे। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जो ट्रांसफर ईयर है इट इज नॉट इक्वल्स टू टैक्स ईयर। ट्रांसफर ईयर जो है वो अलग होगा और टैक्स ईयर जो है वो अलग होगा। ट्रांसफर ईयर कब होगा, जिस साल हमारी एसेट चली गई वो ट्रांसफर ईयर है, और टैक्स ईयर जिस साल में हमको पैसा मिलेगा वो हमारा टैक्स। तो ये जो 3 केसेस है वो बोलते हैं कि ट्रांसफर ईयर इज नॉट इक्वल्स टू टैक्स ईयर, मतलब जो ट्रांसफर ईयर है वो टैक्स ईयर के बराबर नहीं है। ठीक है, और 45(1) क्या बोलता है, तो नॉर्मल केसेस बात करते हैं
कि जो ट्रांसफर ईयर है वही टैक्स ईयर है, लेकिन एक्सेप्शन बोलता है कि जो ट्रांसफर ईयर है वो टैक्स ईयर नहीं है। ट्रांसफर ईयर है जिस साल में एसेट जा रही है, टैक्स ईयर है जिस साल में पैसा आ रहा है। कि भैया पैसा मिलेगा तो टैक्स देंगे, पैसा नहीं मिलेगा टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन 45(1)(a), इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। कि भाई मेरी जो कैपिटल एसेट है ना वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है और डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरी जो कैपिटल एसेट है वो डैमेज हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ट्रांसफर ईयर कौन सा है, जिस साल में एसेट डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब अब डिस्ट्रक्शन किसी वजह से भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, या फिर आपने फायर हो गई गोडाउन में, या किसी भी वजह से एसेट जो है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। टैक्सेबल ईयर जिस साल में इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया। मैम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ही नहीं दिया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो भी क्या टैक्स लगेगा? नहीं। कि अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव नहीं होता है तो आपको कभी भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मतलब पैसा मिलेगा तो टैक्स देना, पैसा नहीं मिलेगा टैक्स नहीं देना है। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, एफपीओसी, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला कैश प्लस एसेट मिला के वो ले लेंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, वो दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो फर्स्ट पार्ट आपका था कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1), दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन, ट्रांसफर ईयर इज नॉट इक्वल टू टैक्स ईयर। फिर हमने पढ़ लिया 45(1) है जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट हुआ है। उसके बाद सेकेंड जो केस है दैट इज योर सेक्शन 45(2), कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर दो केस है कि या तो आप कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, और स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैपिटल एसेट। या तो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, या स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैपिटल एसेट्स के अंदर। तो जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में जा रहा है तो उस केस में बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये जो है वो एक्सेप्शन है। लेकिन जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट आ रहा है तो अल्टीमेटली स्टॉक कम हो रहा है, मतलब बिजनेस कम हो रहा है, तो ये जो है वो एक्सेप्शन, ये जो है वो नॉर्मल केस है। ठीक है। तो कैपिटल एसेट अगर जा रहा है, स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहा है, तो फिर वो एक्सेप्शन है, और ये इधर वाला जो है वो उल्टा हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट बढ़ रहा है, तो वो नॉर्मल केस है, वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो टैक्स ले रहे, पैसा नहीं मिल रहा है तो टैक्स नहीं ले रहे। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका जिस साल में कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका ट्रांसफर ईयर है, और जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली सेल हो जाएगा वो हमारा जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल ईयर होगा। ठीक है। तो जिस साल में कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड बन रहा है वो ट्रांसफर ईयर, जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा वो हमारा क्या है, टैक्सेबल ईयर है। नाउ कैपिटल गेन कैसे लगेगा, तो जब कैपिटल एसेट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड में जा रहा है तो जिस दिन वो कन्वर्ट हो रहा है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लूंगी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में अपन क्या लेंगे, सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड वो ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो हमने कैपिटल गेन को टैक्सेबल किया है एफपीओसी, एफपीओसी यहाँ पर माइनस कर देंगे, और जो पीजीबीपी तक का प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल एसेट के बाद जब पीजीबीपी तक का जो उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो क्या कर देंगे, वो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाए। ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर दोनों जगह टैक्सेबिलिटी आएगी, कैपिटल गेन में भी आएगी और पीजीबीपी में आएगी, तो जिस दिन वो कैपिटल एसेट था और जब तक वो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है वो कैपिटल एसेट में जाएगा। फिर इसके बाद जब वो पीजी स्टॉक इन ट्रेड बन गया तो वो जब सेल होगा तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पीजीबीपी में जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके। क्या बोलता है ये, जो अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कोई रेलेवेंट नहीं है कैपिटल गेन कंप्यूट करने में। अगर कोई पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड सोल हो जाता है तो ओनली पार्ट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। अगर हाँ जिस साल में फिर फुल बचा हुआ पार्ट सेल होगा तो उस साल में पार्ट कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉर्मल केस है, नॉट एन एक्सेप्शन वाला जो केस है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या है कि यहाँ पर ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये कैपिटल एसेट है, और यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट सेल हो रहा है।
तो स्टॉक इन ट्रेड है तो यहाँ तक की वैल्यू जो है वो पीजीबीपी में जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। यहाँ तक पीजीबीपी टैक्सेबल है कन्वर्जन के डेट में, और यहाँ पर कैपिटल गेन जो है वो सेल डेट में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या 45(5) दैट इज कॉम्पनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कि अगर हमारी एसेट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है थ्रू गवर्नमेंट तो उस केस में क्या होगा। तो अगर हमारी एसेट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है थ्रू गवर्नमेंट तो ट्रांसफर ईयर कौन सा है जिस साल में एसेट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर हो रही है, टैक्स ईयर कौन सा है जिस साल में हम लोग को क्या हो रहा है पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब दो टाइप के कॉम्पनसेशन होते हैं, एक होता है इनिशियल कॉम्पनसेशन, एक होता है एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। इनिशियल कॉम्पनसेशन जो है वो कैसे टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कॉम्पनसेशन होल अमाउंट इज टैक्सेबल व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलते जाएगी वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल कॉम्पनसेशन होल अमाउंट इज टैक्सेबल जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रही है, और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। अब इनिशियल कॉम्पनसेशन, तो एफपीओसी जो आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला है वो आप ले लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी एसेट का है वो माइनस कर दोगे कॉम्पनसेशन में से, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब एफईओसी में जो भी एनहांस्ड कॉम्पनसेशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी यहाँ माइनस हो चुके हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस के एनहांस्ड कॉम्पनसेशन लाने में जो लिटिगेशन का खर्चा लगा है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर। यस, so this is your section 45(5) that is your compensation on compulsory acquisition under any law. I hope I am clear. उसके बाद आगे कुछ नोट्स लिखे मैं इसी के, क्या बोलता है कि कॉम्पनसेशन रिसीव ड्यू टू इंट्रीम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोई कॉम्पनसेशन इंट्रीम ऑर्डर ऑफ कोर्ट की वजह से मिला है तो वो टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा उस साल में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट कॉम्पनसेशन, अगर आपको लेट कॉम्पनसेशन की वजह से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, 50% डिडक्शन पहले मिलेगी और उसके बाद जो है वो बचा हुआ अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा आईएफओएस के अंदर। ठीक है, फिर अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल पहले आपको 30 लाख का कॉम्पनसेशन बोल दिया, बाद में डेट डिक्लेयर कर दिया 30 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए की दे भी थी, लेकिन जैसे हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली मैंने पूरा 30 लाख पे टैक्स दे दिया क्योंकि वो इनिशियल कॉम्पनसेशन था, बाद में कॉम्पनसेशन को गिरा के 20 लाख कर दिया, 10 लाख कम कर दिया, तो फिर बाद में मेरे को क्या मिलेगा, 10 लाख का जो टैक्स रिफंड है वो मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, so this is what your exception to section 45 that is your charging section। अब जो आपका 112A था ना या फिर 111A, तो उसमें आप एक वर्ड पढ़ते हो क्या, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, क्या पढ़ते हो, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है, जो ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इक्विटी में लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे, क्या कंडीशन होती है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, अ फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई भी फंड जो स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में सेटअप है, और अ स्कीम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ यूलिप, ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान दैट आर नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010D, जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी ओरिएंटेड फंड इफ सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो हमारा नॉर्मल म्यूचुअल फंड है वो भी, और जो यूलिप वाला जो है म्यूचुअल फंड है वो भी, ठीक है, दोनों का हम इक्विटी ओरिएंटेड मान लेंगे अगर फॉलोइंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम दोनों को क्या मान लेंगे, तो हम दोनों को इक्विटी ओरिएंटेड मान लेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है वो क्या बोलती है, वेयर द फंड इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड, जहां पर एक फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है इन यूनिट्स ऑफ अनदर फंड एंड दैट इज ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ट्रेड हो रहा है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है एक फंड दूसरे फंड की यूनिट में, एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड
इन द यूनिट्स ऑफ दैट अदर ट्रेडेड फंड। तो एक फंड अपना 90% ऑफ द पैसा जो है वो दूसरे फंड की यूनिट्स में लगा रहा है, और जो अदर फंड है मस्ट ऑल इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 90% of its total proceeds in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange। ठीक है, तो पहला है आपका फंड ए, दूसरा है आपका फंड बी, तीसरा है आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक, तीसरा है आपका डोमेस्टिक कंपनी, डीसी मतलब डोमेस्टिक कंपनी। तो ए ने अपना 90% पैसा बी में डाला और बी जो है वो अपना 90% पैसा डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल रहा है। तो ये जो है वो क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। ठीक है, फिर सेकेंड, इन एनी अदर केस अ मिनिमम ऑफ 65% ऑफ टोटल प्रोसीड्स ऑफ फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। भाई तो ये तो और अच्छा हो गया ना, क्या अच्छा हो गया, क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फंड जो 65% पैसा डोमेस्टिक कंपनी में डाल दे, तो ये तो है वो जो डाल रहा है ना 90% डाल रहा है, मतलब तो ये भी क्या हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया। तो पहले वाली कंडीशन से हम लोग को ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड मिला, फिर दूसरी वाली कंडीशन से हमको ये वाला इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है कि भैया हम जो है वो 90% किसी में डालेंगे, फिर वो 90% किसी और में डाल देगा। ठीक है, तो ये एंड वाली कंडीशन है। और सेकंड वाला बोलता है कि भैया कोई भी फंड 65% डोमेस्टिक कंपनी में डाल दे तो हम उसको भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है वो मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो कैसे निकालोगे कि the percentage of equity shareholding or the unit held as applicable shall be calculated using the annual average of the monthly average of opening and closing figure। मतलब पहले आप मंथली ओपनिंग क्लोजिंग जो फिगर्स है वो निकालोगे, फिर जब मंथली का एवरेज आ जाएगा तो उसका फिर एनुअल एवरेज कर दोगे। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का भी आपको क्या लेना है बेटा, एवरेज लेना। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज शुड बी योर मेथड ऑफ कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर यूलिप। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या, वेर एग्जामेशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई, कि जहाँ पे 1010D का एग्जामेशन अप्लाई हो, मतलब यूलिप की मेच्योरिटी एग्जाम नहीं है, यूलिप जो है वो मेच्योरिटी पे टैक्सेबल है। कब होगा, फॉर यूलिप स्कीम दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जामेशन अंडर सेक्शन 1010D a minimum investment requirement of 90% or 65% as applicable under clause 1 or clause 2 must be satisfied throughout the entire term of the insurance policy। एक चीज और बोल रहा है कि ये जो आपका 90% और 65% का क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा एंटायर टर्म में सेटिस्फाई होना चाहिए यूलिप के लिए। ये है एडिशनल रिक्वायरमेंट है किसकी, यूलिप की, कि जो आप यूलिप होल्ड कर रहे हो, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप होल्ड कर रहे हो, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिस फंड से बिलोंग करती है उसका पूरा एंटायर टर्म में वो 90 और 65% का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था इक्विटी ओरिएंटेड फंड की कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो दिस इज द थर्ड पेज, जो हमने बहुत जल्दी कवर किया है, कुछ नहीं है थर्ड पेज में। सेक्शन 47 वाला जो पोर्शन है वो, और ये आपका जब क्या बोलते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 45 वो वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिशन से पहले हमारे पास सिर्फ क्या बोलते हैं एक जो लास्ट पेज बचा हुआ है, इसमें 5 अलग अलग टाइप के टॉपिक जो है वो कवर होते हैं। पहला जो टॉपिक है वो बात करता है किसकी बेटा, स्लम सेल की। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, स्लम सेल। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिस। थर्ड जो आपका केस है वो है क्या, स्पेशल केस फॉर नॉन रेसिडेंट्स की, नॉन रेसिडेंट्स के लिए स्पेशल केस।
फोर्थ जो आपका केस है वो डील करता है किससे, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वाले को अपन वाइट ही कर देते हैं। फिफ्थ जो आपका केस है वो डील करता है किससे, बायबैक से। और व्हाइट वाला जो केस रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विडेशन। आई होप दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये लाइट ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ये रेड कलर। Now, the most important concept, one of the most important concept of capital gain, that is section 50B, slump sale। क्या होता है सर, कि जब ना मैं क्या करती हूँ, एक एसेट या दो एसेट नहीं बेच रही हूँ, पूरा का पूरा फैक्ट्री उठा के बेच रही हूँ, कोई यूनिट या कोई डिविजन बेच देती हूँ, बट मेरे को नहीं पता कि एक इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट कितना है, मेरे को नहीं पता कि एक इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट कितना है, और मैंने लमसम फैक्ट्री उठा के बेच दिया 2 करोड़ में। तो भाई अब उसका कैपिटल गेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं स्लम सेल। ठीक है, क्या बात करता है, ये बोलता है कि स्लम सेल मींस असेसी ट्रांसफर द एंटायर अंडरटेकिंग डिवीजन फॉर लम सम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग द वैल्यू और सेलिंग प्राइस टू द इंडिविजुअल एसेट। इंडिविजुअल एसेट को वैल्यूज असाइन किए बिना, इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू असाइन किए बिना ही क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू असाइन किए बिना ही हम क्या कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्री को लमसम बेच दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन जो आप कैसे निकालोगे, तो कैपिटल गेन में सबसे पहले आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू, FMV 1 और 2 विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या बोलते हैं, 1 और 2 विच एवर इज हायर। तो FVOC निकालते हैं, FMV 1 और 2 विच एवर इज हायर। तो नोट नंबर 1 जो है वो 1 और 2 के बारे में बताता है। माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, फिर माइनस नेट वर्थ ऑफ द डिवीजन, जो नेट वर्थ ऑफ द डिवीजन है उसको माइनस कर देंगे, जो कि नोट 2 बताएगा। क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखना है, नहीं, नेट वर्थ ऑफ द डिवीजन निकालना है, वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करोगे, तो 3 साल तक होल्ड किया है तो फिर शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है कि लॉन्ग टर्म, period of holding if up to 3 years, then it's a short term capital asset. If more than 3 years, then it's a long term capital asset. I hope I'm clear. Okay. अब यहाँ पर ये क्या है, FMV 1, FMV 1 इज FVOC shall be higher of FMV 1 और FMV 2। तो सबसे पहले ये है आपका FMV 1 और ये है आपका फेयर मार्केट वैल्यू 2। ठीक है, अब FMV 1 क्या है, FMV 1 इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड अंडर स्लम सेल। जो एसेट जा रही है उनका क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो उस केस में अपन सारे एसेट की वैल्यूज कैसे कंसिडर करेंगे, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी है उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, जो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क है उसका ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, और अदर एसेट्स का अपन बुक वैल्यू लेंगे। और बुक वैल्यू किसके हिसाब से लेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो दी गई है वो वाली बुक वैल्यू अपन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का फेयर मार्केट वैल्यू, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क का ओपन मार्केट वैल्यू और अदर एसेट्स का बुक वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ एसेट्स लेस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या माइनस करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजंस एंड अदर्स। मतलब टेक्निकली हम लोग को एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करनी है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रोविजंस एंड अदर्स माइनस नहीं करना है। बैंक लाइबिलिटी और अदर एक्सटर्नल बॉलोइंग जो है वो माइनस करना है, क्रेडिटर्स एंड ऑल। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या है, अमाउंट रिसीव्ड एज सेल कंसीडरेशन। जितना पैसा हम लोग को मिल रहा है, कैश में मिल रहा है तो कैश वैल्यू ले लेंगे, नॉन मॉनेटरी मिल रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या हुई, जो कैपिटल एसेट जा रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। FMV 2 क्या है, जो पैसा आ रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, FMV ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा आपका नेट कंसीडरेशन। फिर
आप माइनस करोगे नेटवर्थ ऑफ द डिविजन, ठीक है, माइनस करोगे नेटवर्थ ऑफ द डिविजन, दैट इज योर नोट नंबर 2। क्या बोलता है नोट नंबर 2? कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, ठीक है, कैसे निकालोगे? वो जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसका आप लोगे इनकम टैक्स एक्ट का डब्ल्यूडीवी, 35 एडी एसेट्स और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आप वैल्यू लोगे निल, और अदर एसेट्स में आप लोगे बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, ठीक है, अदर एसेट में आप लोगे बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, ठीक है, और लाइबिलिटीज में आप माइनस करोगे बुक वैल्यू, और वो भी कौन सी वाली? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ऊपर जो लाइबिलिटी माइनस कर रहे हो, यहाँ पर जो लाइबिलिटी माइनस कर रहे हो, वो दोनों जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, ये और ये जो है वो सेम रहेगा। माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या? नेट वर्थ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर नेट वर्थ इज। और पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर आप 3 साल, सॉरी, पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर आपका जो अंडरटेकिंग है वो 3 साल पुराना है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और जो अंडरटेकिंग है वो 3 साल से मतलब क्या बोलते हैं कम का है, 3 साल तक का ही है, अप टू 3 इयर्स है तो, सॉरी, अप टू 3 इयर्स उल्टा लिखा गया है ये, अप टू 3 इयर्स है तो वो शॉर्ट टर्म है। हाँ, अप टू 3 इयर्स है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 3 इयर्स से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 3 साल तक शॉर्ट टर्म है, 3 साल से ज्यादा लॉन्ग। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर सेक्शन 50B स्लम सेल। यहाँ पर एफईओसी कैसे निकालते हैं? FMV 1 और 2 विच एवर इज हायर, और फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या लेते हैं? नेटवर्थ ऑफ द डिविजन। तो आपको 3 चीजें सीखनी है, FMV 1, FMV 2 और नोट नंबर 2। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ Now, the next section we have is section 55A, that is reference of case to valuation officer, कि कब आप केस रेफर करोगे वैल्यूएशन ऑफिसर को, ठीक है। तो एओ जो है वो फॉलोइंग केसेस में रेफर कर सकता है केस किसको? वैल्यूएशन ऑफिसर को। क्या है फॉलोइंग केस? तो ये है आपका केस नंबर 1। क्या बोल रहे हैं? FMV क्लेम्ड बाय द असेसी इज एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कि जो फेयर मार्केट वैल्यू असेसी क्लेम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की है। तो AO is of opinion that value claimed is as in variance with fair market value, कि भले वो रजिस्टर्ड वैल्यू की, बट फिर भी एओ को लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू से वो अलग है, मतलब उसका एओ का फेयर मार्केट वैल्यू और सामने वाले का फेयर मार्केट वैल्यू अलग है, तो एओ भेज सकता है, ठीक है। इन एनी अदर केस, जब सामने वाले की एफएमवी जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जैसी नहीं है, तो उस केस में वो कब भेज सकता है? एफएमवी एज पर एओ इज इन ओपिनियन इज मोर देन द वैल्यू क्लेम्ड बाय द एसएससी बाय मतलब हमारी एफएमवी, एसएससी की एफएमवी और एओ की एफएमवी में जो डिफरेंस है वो इन दोनों से ज्यादा का है, ठीक है, इन दोनों से कम का है। 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय द एसएससी और 25,000 whichever is lower, 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय द एसएससी और 25,000 whichever is lower, कि अगर जो डिफरेंस है इन दोनों से, मतलब इन दोनों का जो लोअर है उससे ज्यादा का डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो इन दोनों के लोअर से ज्यादा का डिफरेंस है, तो उस केस में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये तो ए और बी। और सेकंड वाले केस में क्या? हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ एसेट एंड अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस, कि नेचर ऑफ एसेट ही ऐसा है, कुछ अलग है, कि इसका वैल्यूएशन स्पेशल पर्सन ही कर सकता है, नॉर्मल लोग नहीं निकाल सकते हैं, मार्केट से वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो उस केस में भी भेज देंगे। नहीं सॉरी, ये जो है वो ए नहीं है ना, ये ए हो, ये ए तो एफएमवी, या तो इतना डिफरेंस है या तो फिर नेचर ऑफ एसेट। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज योर रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है वो है किसका? स्पेशल केस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर नॉन रेसिडेंट, स्पेशल केस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट के केस में क्या बोला गया? अगर असेसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, जो कैपिटल एसेट एक्वायर्ड है वो है शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्वायर्ड ऑफ इंडियन कंपनी एक्वायर्ड इन फॉरेन कंट्री, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए लेकिन फॉरेन कंपनी के, मतलब फॉरेन करेंसी में एक्वायर किया है, तो उस केस में कैपिटल गेन जो है वो क्या होगा? क्या होगा? फॉर एफवीओसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एफवीओसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो एवरेज ऑफ टीटीबीआर और टीटीएसआर के रेट से कन्वर्ट करोगे। व्हाट इज टीटीबीआर? टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटीएसआर टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ठीक है। तो जो एफपीओसी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ऐसे करोगे,
और जो कैपिटल गेन है उसको कैसे करोगे, तो वो आप टीटीबीआर के हिसाब से क्या करोगे, वो क्या बोलते हैं टीटीबीआर के हिसाब से क्या करोगे, इनटू करोगे। तो बाकी सब चीजों को आपको एवरेज ऑफ टीटीबीआर, टीसीएसआर और कैपिटल गेन को इनटू करना है सिर्फ टीटीबीआर से। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नोट क्या बोलता है ये, कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। पहले आपको फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करना है, फिर उसको इंडियन करेंसी में रिकैलकुलेट कर दो। असेसी शुड बी नॉन रेसिडेंट इन द ईयर ऑफ सेल, भले आप वो परचेस के टाइम पे था कि नहीं था, बीच में था कि नहीं था, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल व्हेन फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई, फर्स्ट प्रोविजो में इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो दिस इज योर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ गया एग्जाम में तो याद रखना कि टीटीबीएस और टीटीएसआर के जो रेट्स हैं वो क्या लिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज व्हाट योर लिक्विडेशन। ठीक है, अब लिक्विडेशन में क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो खत्म हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। तो जब कंपनी खत्म हो रही है तो कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स को बांटती है। किसको बांटती है बेटा, शेयर होल्डर्स को बांटती है। ठीक है, तो ये इवेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज एसेट टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पर शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर, कंपनी जब खत्म हो रही है तो अपने एसेट्स जो है वो अपने शेयर होल्डर में बांट रही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या मानेंगे, तो ये दिस इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C to the extent of accumulated profit, to the extent of accumulated profit। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर वही है, लिक्विडेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज एसेट, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे कंपनीज एसेट, तो वो उसको क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसको जाके आईएफओएस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये क्या हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो रहा है इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर भी। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही है, आओ देखते हैं। क्या बोलता है, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। पहला एस्पेक्ट जो है वो इधर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। और ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लिक्विडेशन के टाइम पे, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 10 लाख का हो रहा है, लेकिन डीम डिविडेंड जो है वो 4 लाख का है, तो 4 लाख डीम डिविडेंड बन जाएगा, तो ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। बचा कितना, 6 लाख। 6 लाख जो है वो आपका क्या जाएगा, कैपिटल, ये आपका क्या है, कैपिटल गेन है, तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जितना एट्रीब्यूट हो रहा है टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना डीम डिविडेंड बन जाएगा एफएस में, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। तो जब भी मेरे को टोटल एसेट मिलेगा, तो जिसमें मेरे को पैसा मिला या फिर एसेट मिली है, तो मैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू टोटल में लिख लूंगी। फिर जितना टैक्सेबल हो रहा है डीम डिविडेंड के तौर पे अदर सोर्सेज पे, मैं यहाँ पे हटा दूंगी उसको। फिर जो मेरे पास बचा हुआ अमाउंट है उसमें मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है वो मैं क्या कर दूंगी, माइनस। इंडेक्सेशन तो अब बचा नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ऑफ शेयर्स जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन जो है वो आ जाए। ठीक है, तो वही पहले जितना पैसा मिला माइनस डीम डिविडेंड जो फर्स्ट में टैक्सेबल हो रहा है वो, फिर आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग आप क्या लोगे, तो जहां पे आपका डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टू डेट ऑफ लिक्विडेशन, जब मैंने शेयर्स खरीदे तब तक कंपनी का लिक्विडेशन है, वो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है। फेयर मार्केट वैल्यू टू टेक द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, तो जिस दिन आपको एसेट मिल रही है उस दिन का आप ले लोगे। कैपिटल गेन कब लगेगा, जिस साल में आपको एसेट मिल रही है, जिस साल में आपको एक्चुअली में पैसा मिल रहा है, उस साल में कैपिटल गेन जब एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज व्हाट योर लिक्विडेशन ऑफ शेयर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या बोलता है ये, कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर से, तो उस केस में क्या टैक्सेशन होगा। तो फॉर शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी की बात की जा रही है, तो उस केस में कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है,
तो FVOC इज इक्वल्स टू बायबैक प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स कर देंगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी केस में कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में जो वो टैक्स ट्रीटमेंट है। टैक्सेबल अंडर IFOS अंडर 222F एज नॉर्मल टैक्स रेट, जितना बायबैक में पैसा मिला है वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा और स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। और कैपिटल गेन भी लगेगा, लेकिन बायबैक प्राइस क्या लोगे आप, निल। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स माइनस करोगे तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है उसको लॉस की तरह ट्रीट करोगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, यस। So this is your buyback of shares, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिसलेनियस प्रोविजन है, क्या बात करते हैं, सेक्शन 50 CA FMV ऑफ अनकोटेड शेयर। तो अगर मेरे पास कोई अनलिस्टेड शेयर या अनकोटेड शेयर है तो मेरे को उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को ही क्या लेना है, FVOC लेना है। अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं एज पर रूल 11UA, जो कि फाइनल में रिफर्ड है तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 50D, जहां पर आप सेल कंसिडरेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू को ही आप FVOC ले सकते हो। जहां पर आप सेल कंसिडरेशन नहीं निकाल पा रहे हो वहां पर आप फेयर मार्केट वैल्यू को ही FVOC ले सकते हो। आई होप आई एम क्लियर, yes. So this is where we have completed all the capital gain topics just in 4 pages except exemption. एग्जेम्पशन को छोड़ के हमने पूरे क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन को छोड़ के 4 पेज कंप्लीट कर लिए, एग्जेम्पशन मिला के हमारा 5 पेज है, ठीक है। और नाउ दिस इज एग्जैक्टली द 5th पेज, ठीक है। तो दिस इज आर नाउ कम टू अ टॉपिक दैट इज एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। आई होप आप लोगों ने बाकी सारी चीजें कर ली है। तो नाउ प्लीज कम टू द टॉपिक कॉल्ड एज एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। नाउ द फर्स्ट सेक्शन वी हैव इज सेक्शन नंबर 54। अभी हम इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे, अगर आपको एकदम डीप में पढ़ना है तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स जो है वो रेफर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। सबसे सेक्शन 54 जो है वो बात करता है क्या, कि घर बेच के घर खरीद लो। अगर आप घर बेच के घर खरीद लो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 में। सेक्शन 54B बात करता है कि अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, चाहे अर्बन हो या रूरल हो, तो आपको मिलेगी 54B में। फिर 54D के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और वापस से आप इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग जो वो सेटअप करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 54D के अंदर। फिर 54EC में अगर आपने लैंड बिल्डिंग या बोथ बेचा और उसके बदले अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको मिलेगी सेक्शन 54EC में। और लास्ट वाला है 54F, अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उसके बदले आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, घर खरीद लेते हो, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 54F में। द चार्ट इज बेस्ट बिकॉज पांचों एग्जेम्पशन को हमने एक ही पेज में क्या कर दिया, डाल दिया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग के सामने दिख जाएगी, ठीक है। तो दिस चार्ट ऑफ कैपिटल गेन इज द मोस्ट वांटेड थिंग दैट यू वांट फॉर योर एग्जाम। अब स्टार्ट करेंगे एक एक सेक्शन के साथ, दैट इज सेक्शन 54। घर बेच के घर खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है। असेस्टी कौन है बेटा, इंडिविजुअल या फिर HUF। जो आप घर बेच रहे हो वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है। जो आप घर खरीद रहे हो तो वो आप कितना घर खरीद सकते हो, तो अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है या मोर देन 2 करोड़ है, अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ कम है तो आपको सरकार ज्यादा फायदा देती है और बोलती है कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन ले सकते हो, खरीद के खरीदोगे तो हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो एग्जेम्पशन आपको कम मिलेगी, बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अप टू 2 करोड़ में 2 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया और 1 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ऑप्शन टू बाय 2 हाउस प्रॉपर्टीज ओनली फॉर 1 इन अ लाइफ टाइम, ये वाला आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन जो है वो सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एसेट सेल हो रही है उसका जो क्या बोलते हैं उसका कंडीशन ये है, जो एसेट परचेज हो रही है उसका कंडीशन ये है, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर परचेज, तो ये हमने पहले ही बोल दिया है कि क्या बोलते हैं, बिफोर के लिए 1 बिफोर और आफ्टर के लिए 2 और 3। तो परचेज अगर आप कर रहे हो तो परचेज के लिए क्या बोलते हैं, ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले तक होना जाना चाहिए।
और ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर परचेज होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में बोलता है ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर जो आपका घर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बिफोर 1 and after 2 and 3। उसके बाद एक ऑप्शन है डिपॉजिट स्कीम का, कि अगर आप ड्यू डेट तक आपको एग्जेम्पशन लेनी है, अब ड्यू डेट तक अगर आप घर नहीं खरीद पाते हो तो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट जो क्या बोलते हैं एसबीआई के में खुलता है, वहां पर अकाउंट खुलाओ, पैसे जमा कर दो और एग्जेम्पशन ले लो। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 54 में, तो जो आपका कैपिटल गेन है या जितने का आपने घर खरीदा है विचएवर इज लोअर, मतलब 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या तो जितना पैसा आपने एसबीआई अकाउंट में डाला है। फिर लॉक इन पीरियड जो है, तो लॉक इन पीरियड जो आपका 3 साल, मतलब जो आपने नया घर खरीदा है उसको आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर, बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बोलती है कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है, 10 करोड़ की मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। और अगर आप पूरा की जगह पार्ट विड्रॉल करते हो और अगर उसको यूज नहीं करते हो तो फिर पार्ट भी कैपिटल गेन टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन 54। घर बेच के घर खरीदना है, मेन बातें क्या है कि जो बेच रहे हैं वो घर होना चाहिए, जो खरीद रहे हैं वो भी घर होना चाहिए। वाह, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप 2 करोड़, तो आप दो हाउस के एग्जाम्पशन ले, दो से आता है तो आप एक ही घर के एग्जाम्पशन ले सकते हो। 2 बार वाली दो घर के एग्जाम्पशन का फायदा भी जिंदगी में एक ही बार मिल सकता है। टाइम लिमिट जो है वो बिफोर 1, आफ्टर में 2 and 3। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल, एग्जाम्पशन 100%, लॉक इन पीरियड 3 साल, और कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आप सेल करोगे तो फिर माइनस कर दोगे जो पुराना एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेन था वो। और मैक्सिमम कैपिटल गेन कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कैपिटल गेन 10 करोड़ हो सकता है। अब इसमें असेसी कौन है, तो इसमें असेसी है इंडिविजुअल और एचयूएफ। जो एसेट सेल कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती है, बट एग्रीकल्चर लैंड जो कि 2 साल से ज्यादा असेसी या उसके फैमिली मेंबर ने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया है, तो वो वाली लैंड जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, जो खरीद रहे हैं वो रूरल या फिर क्या बोलते हैं अर्बन, दोनों एग्रीकल्चर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज के लिए आपको टाइम मिला है +2 years का, मतलब ट्रांसफर से लेके 2 साल तक आपको खरीद लेना है। ठीक है, कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल है, सेम कैपिटल गेन स्कीम लगेगी, और आपको जो एग्जेम्पशन है वो भी सेम मिलेगी। 100% एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगी, जितना आप मतलब इन्वेस्ट करोगे उतना, और इन्वेस्ट और कैपिटल के विच एवर इज लोअर। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, लॉक इन पीरियड भी सेम लिखा हुआ है, 3 साल का, 3 साल तक आपको वो एसेट बेचनी नहीं है जो खरीदी है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, ये क्या है कॉन्सिक्वेंस, कि अगर आप बेच दोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो पुराना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सेक्शन 54 बी। नेक्स्ट दैट इज सेक्शन 54 डी। क्या बोलता है कि इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। तो और आप क्या खरीद रहे हो, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग खरीद रहे हो। तो एसएससी कौन है, एनी पर्सन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, being used by the assessee or his parents for 2 years or more, कि 2 साल या ज्यादा जो है वो यूज कर चुके हैं। ठीक है, और जो वापस से खरीद रहे हो वो क्या है, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वही है। तो एक बेच के दूसरा खरीद रहे हो। अब 3 साल तक का आपके पास टाइम है, जब से आपको कॉम्पनसेशन मिला है तब से 3 साल, ट्रांसफर की डेट से 3 साल नहीं, बाकी जगह पे ट्रांसफर की डेट से लिया हुआ है, यहाँ पर आपको ट्रांसफर नहीं, यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन की डेट से 3 साल तक। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट स्कीम क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिपॉजिट, मतलब सेम 100% एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएगी। लॉक इन पीरियड सेम 3 years है, और आपका कॉन्सिक्वेंस भी जो है वो सेम है अगर आप ब्रेक कर दोगे तो। ठीक है, तो ये वाली जो 3 सेक्शन है उसमें ये सारी चीजें सेम है, 3 साल 3 साल 3 साल, और ये आपका जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर है वो भी क्या है, सेम है। तो 3 सेक्शन आपके हो गए 54, 54 बी और 54 डी। ठीक है, तो बी और डी। नेक्स्ट है आपका 54 ईसी, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड। तो ईसी से आप रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन और कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स। ठीक है, बेच क्या रहे हो, लैंड बिल्डिंग, और बोथ खरीद रहे हो क्या, बॉन्ड्स। तो बेचने वाले में एग्जाम्पशन कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। बेच रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लैंड बिल्डिंग, और बोथ खरीद रहे हो आप एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसी या हुडको के बॉन्ड्स खरीद रहे हो। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिल सकती है, 50 लाख की मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। इन्वेस्ट आपको कब तक करना है, 6 महीने में कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर।
जब आपने एसेट ट्रांसफर की 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड्स में पैसा लगा देना है। दो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर होना चाहिए और 50 लाख तक की मैक्सिमम एग्जामेशन मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगी, एग्जामेशन आपको 100% मिल जाएगी। लॉक इन पीरियड कितने साल तक रखना है एसेट को, 5 साल तक रखना है। अगर आपने लॉक इन पीरियड में बीच में ही ब्रेक कर दिया तो फिर जो एग्जेम्प्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो डायरेक्टली कैपिटल गेन बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं होगा। बाकी जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना देंगे। ठीक है, अब या तो आपने ट्रांसफर किया या फिर कन्वर्ट इनटू मनी किया। तो कन्वर्जन इनटू मनी का मतलब क्या होता है, या फिर आपने उस एसेट के अगेंस्ट में लोन ले लिया या सिक्योरिटी रख के उसको कुछ और पैसा उठा लिया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन इनटू मनी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सेक्शन 54E(c). उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 54F। 54F में आप क्या बेच रहे हो, घर के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और खरीद क्या रहे हो, घर खरीद रहे हो। क्योंकि अगर घर से घर तो 54 में कवर हो जाता है, तो 54F जो है वो बचे हुए एसेट के लिए रखा हुआ है। एसएससी एनी पर्सन बेच रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, घर नहीं होना चाहिए, बस खरीद रहे हो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया। ठीक है, टाइम आपका सेम लिखा हुआ है, बिफोर में 1, आफ्टर में 2 एंड 3। तो परचेज के लिए 1 और 2 और कंस्ट्रक्शन के लिए 3। और ये आपका डिपॉजिट स्कीम जो है वो क्या है, एप्लीकेबल। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मतलब कितना, हाँ एग्जामेशन जो है यहाँ पर चेंज है, आपको 100% एग्जामेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर एग्जामेशन के लिए एक फॉर्मूला है एंड विच इज प्रोपोर्शनेट टू योर नेट कंसीडरेशन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, इस फॉर्मूले को लगाओगे उतनी एग्जामेशन मिल जाएगी। लॉक इन पीरियड 3 साल का है, और अगर आपने 3 साल में ब्रेक कर दिया तो फिर वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा उस साल का। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको फॉलोइंग चीजें या कंडीशन ध्यान रखनी है फॉर 54F। शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस दिन में आपको एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी है। शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, 2 साल तक ना कोई और घर खरीदना है, 3 साल में कंस्ट्रक्ट कराना है। और कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने अर्ली ट्रांसफर कर दिया तो सेम कॉन्सिक्वेंस है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो सकता है, 10 तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है वो कितनी मिल सकती है, 10 करोड़ की। ठीक है, तो ये है आपका क्या टॉपिक एग्जेम्पशन का, सेक्शन 54 से लेके 54F तक। ये हमने अभी क्या क्या यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। अगर आपको लगता है कि इसको आपको और डीपली एक एक पॉइंट समझना है तो आप जाके हमारा रेगुलर लेक्चर जो है वो विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट से थ्रू आप हमारी चार्ट बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।